हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को वायरल पेपर बताने वाला हूं 2024 को, जो कि आप लोगों का 27 फरवरी को ये पेपर आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा। 824 जे, ठीक है। जेड जेड ये आप लोगों का कोड है मेरे पास बच्चों, 824 जेड जेड। और ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है और पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, भले ही हमको 2 घंटे लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इस बार सारे बच्चों का 70 में 70 नंबर चाहिए तो चाहिए, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, एक एक प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये पेपर आप लोगों का 70 नंबर का पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसको हल करने के लिए आपके पास समय कितना रहेंगे? 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय रहेगा। नोट में कुछ लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में इस पेपर को आप पढ़ सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद निर्देश पहला दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड अ, जिसमें 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देना है। फिर बोला है कि ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मतलब एक बार जो आपने रंग दिया वो रंग दिया, उसे काटना नहीं है, न तो इरेजर द्वारा उसको मिटाना है। इसके बाद है कि खंड ब में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार या वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे और खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद है आपका कि खंड ब में कुल 5 प्रश्न रहेंगे। फिर बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। फिर है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि वो प्रश्न कितने नंबर का है। अब मेरे प्यारों जो निर्देश है, पेपर स्टार्ट कहां से होता है वो देखते हैं। पेपर मेरे प्यारों जो यहां से स्टार्ट होगा खंड अ। खंड अ जिसमें क्या रहेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो, जिसे आपको ओएमआर शीट पे इसका उत्तर देना होगा। अब मेरे प्यारों जो पहला प्रश्न देखो क्या है, बहुत आसानी तरीके से समझने वाले हैं। दिया है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवितकर है। अब मेरे प्यार बच्चों इतना बात आप याद रखना कि जब तक आपको विवितकर का फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तब तक इसको हल नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्यार बच्चों, विवितकर कहता है कि d बराबर b² माइनस के 4ac होता है। यह विवितकर का फार्मूला होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए सिर्फ। जब ए का आप वैल्यू निकालोगे तो ए बराबर क्या आपको देखने को मिलेगा? ए जो होता है x² का गुणांक होता है, तो x² गुणांक क्या है? 3। तो ए का वैल्यू हो गया। वहीं अगर बी निकालूं तो बी जो है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक -2 हो गया। सी निकालूं तो सी जो होता है वो अचर पद होता है, मतलब 1/3। 1/3 एसी का वैल्यू है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, विवितकर का फॉर्मूला आपके पास है, बस वैल्यू आपको रखना है। तो आ जाएगा आपका d बराबर b²। बी मतलब -2 का आपको क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। फिर -4 × ए मतलब 3, और सी मतलब 1/3। क्लियर है आपको यहां तक? आप करना 3 से 3 को आप कैंसिल कर देना, तो d बराबर आपको मिलेगा -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 और फिर -4। तो d बराबर क्या आ जाएगा? 4 में से 4 गया तो 0 आ जाएगा। तब d मतलब 0 का मतलब विवितकर क्या आ गया? 0 आ गया। देखो दिया है तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो 0 दिया हुआ है, बस इतना ही काम करना है। मेन है आपका फार्मूला। अगर फार्मूला आपको विवितकर के याद है तो एबीसी का वैल्यू निकाल कर बस आपको वैल्यू में पुटअप करना था इस फार्मूले में। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बात करेंगे दूसरा प्रश्न। देखो क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों दिया है कि बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। अब देखो ध्यान दो, जब इस शून्यक की बात पूछे, कभी भी कोई क्वेश्चन आपको शून्यक पूछे तो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दो। जैसे बहुपद क्या हमारे पास है? x² और प्लस है आपका 7x और प्लस आपका है 10। शून्य पूछा है तो शून्य के बराबर कर दो। अब इसका गुणनखंड निकाल दो। तो गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन संख्या है? 5 और 2 है। 5 में 2 का गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे रख दो x²। 7x को हम क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस 2x, तभी तो जुड़ के 7x होगा। तो 5x प्लस 2x और प्लस इधर आपका 10 बराबर 0। अब यहाँ से जोड़ा बना लो, एक कॉलम यहाँ से बनना है, एक जोड़ा यहाँ से बन रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? आपका x है, तो x कॉमन ले लो। तो एक x चला जाएगा तो एक x बचेगा, इसमें से x कैंसिल तो 5 बच गया। प्लस
इसमें से 2 कॉमन ले लो तो x, इधर 2 पाँचे 10, 5 बराबर 0। अब करना क्या है कि इसमें x प्लस 5 है, इसमें x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 एक कोष्टक में हो जाएगा और x प्लस 2 जो है एक कोष्टक में हो जाएगा और 0 के बराबर हो जाएगा। एक बार हम क्या करेंगे कि x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे, इधर हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस के 5 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस के 2 उधर जाएगा तो माइनस के 2 आ जाएगा। तो ये हो गया शून्यक। ठीक है, -2 और -5 देखो दिया है, देना चाहिए उसका पहला ऑप्शन देखो -2 कामा -5, मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। और कितने नंबर के प्रश्न है, 1 नंबर का। आप देखो इसे कैसे हल करेंगे, एक पेज ले लेता हूं मैं। तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। दिया है आपको x प्लस वाई बराबर के 10 दिया हुआ है। इसे समीकरण नंबर पहला मान लो, सिंपल। और एक समीकरण और दिया हुआ आपको x माइनस वाई बराबर दिया है आपका 4 और ये समीकरण नंबर क्या है, दूसरा है। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, तो यहाँ पे आप जोड़ने पर लिख दो। क्या करने पे, जोड़ने पर। जब जोड़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चों तो प्लस के वाई और माइनस के वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा और एक्स एक्स मिलकर हो जाएगा आपका 2x बराबर 10 और 4 मिलकर हो जाएगा 14। 2 से जब घटाओगे 14 को तो x बराबर 2 7 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7। अब इस x का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों समीकरण पहला में रख लो। ठीक है, तो x का मान जब समीकरण पहला में रखोगे, समीकरण पहला आपके पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 यही है, तो x की जगह आप क्या रखोगे 7, तो 7 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 10 और प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस के 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो x बराबर 7 y बराबर 3। ठीक है, देखो दिया है मेरे प्यारे बच्चों, देखो बी वाला ऑप्शन x बराबर 7 और y बराबर 3 दिया हुआ है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर है, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो तो सिर्फ फार्मूला है। यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तथा अंतिम पद l है, तब n पदों का अगर योगफल ज्ञात करने के लिए पूछे तो आप फार्मूला लगाओगे Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछा हुआ है। बात करेंगे पांचवा प्रश्न क्या है। यदि त्रिभुज एबीसी में अगर ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर दिया है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो पूछ रहा है कि कोण बी का मान होगा। अब मेरे प्यार बच्चों ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 5वां है। इसके लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिगर हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसका नाम रखेंगे ए और इसका नाम रखेंगे बी और इसका नाम रखेंगे सी। ए बी बराबर 6 करड़ी में 3 दिया है, मतलब ए बी का वैल्यू जो है 6 करड़ी में 3 दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ए सी बराबर 12, ए सी बराबर आपको 12 दिया है, बी सी बराबर 6 दिया हुआ है, कोण बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो कोण बी तो स्पष्ट दिख रहा है कि 90 अंश है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज में 90 अंश कब होता है कि जब इसमें पाइथागोरस का नियम काम करता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अगर ये पाइथागोरस का नियम फॉलो करेगा तो कोण बी 100% 90 अंश होगा। तो पहले देखें फॉलो करता है कि नहीं। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपके पास क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपके पास है 6 करड़ी में 3, तो इसका आप करोगे स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपके पास है 6 तो 6 का स्क्वायर करोगे। जब 12 का स्क्वायर करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 144 आपको देखने को मिलेगा। अब बराबर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 गुणे करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो करड़ी हट जाएगा तो 3 बचेगा और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, तो इधर हो गया आपका 144 बराबर 36 18 3 3 9 1 10 108 प्लस 36, तो इधर तो हो गया आपका 144
108 में जब 36 जोड़ोगे तो इधर भी हो गया 100 आपका 44। तो मतलब कि पाइथागोरस नियम काम कर दिया। जब काम कर दिया तो इसलिए कोड बी जो होगा 100% 90 अंश होगा, यही पूछा था। ठीक है, तो देखो ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन दिया है पहला वाला ऑप्शन 90 अंश, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है कि दो बिंदुओं, एक 2 कमा माइनस और 2 कमा 3 और 4 कमा 1 के बीच की दूरी होगी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लिया मेरे प्यारे बच्चों। चलो एक पेज ले लेता हूँ इसको हल करने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हल करोगे, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा दो बिंदु है, तो एक बिंदु मान लेते हैं यह है जिसका नाम ए रख दिया, एक बिंदु यह है जिसका नाम हमने बी रख लिया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है कितना दूरी पे है, और ए का निर्देशांक दिया है आपको 2 कामा के 3 और बी का निर्देशांक इधर आपका 4 कामा के 1 दिया है। तो ये तो आपका x1 y1 कहलाएगा और ये वाला पोर्शन आपका x2 y2 कहलाएगा। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब ए बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों की करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और बीच में आप प्लस लगाओगे फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। इसमें हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ए बी बराबर करड़ी में क्या होगा आपका x1 मतलब 2 माइनस x2 मतलब 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस y1 मतलब 3 और माइनस y2 मतलब 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों ए बी बराबर करड़ी की अगर हम बात करें तो 2 माइनस 4 मतलब कि माइनस 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर, और प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा उसका होल स्क्वायर। जब इसको हम ए बी बराबर लिखेंगे तो ए बी बराबर करड़ी में हो जाएगा -2 का स्क्वायर करोगे तो +4, अब बीच में प्लस लगा रहेगा, फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, और ए बी बराबर 8 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इससे 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करड़ी में ही रहेगा। मतलब ए बी बराबर आ गया 2 करड़ी में 2। बस यही होगा राइट आंसर। 2 करड़ी में 2 देखो दिया है, देखो सी वाला ऑप्शन दिया है, सी वाला ऑप्शन। क्लियर है, आपको समझ में आ गया ना ये वाला प्रश्न। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां देखो क्या है, वह कौन सा भाज्य संख्याओं का युग्म है, कौन सा भाज्य संख्याओं का इसमें युग्म है। सभाज्य संख्याओं का युग्म मतलब कि अगर दो संख्या दिया है, अगर दोनों का एचसीएफ निकालते हो, दोनों का एचसीएफ 1 आ जाता है, समझ लो वही सभाज्य संख्याओं का युग्म बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन ऐसा है जो सभाज्य संख्याओं का युग्म बनाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला 18 और 25। 18 और 25 का आप एचसीएफ निकाल के देख लेना है, 18 और 25 का एचसीएफ 1 आएगा, इसलिए ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल, इसको हल करने क्या जो था, आप एचसीएफ नहीं निकाल सकते हो, एचसीएफ 1 ही आएगा, बाकी किसी का भी एचसीएफ 1 नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है आपको। चलो 8वां प्रश्न देखो, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान होगा। देखो ये प्रश्न अच्छा है, आपको एक समीकरण देने के बाद बोल देता है कि मूल बराबर है। मूल बराबर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया कि जो विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इतना बात याद रखना, कोई भी आपको समीकरण देके बोले कि मूल बराबर है तो ये समझ लेना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 0 के बराबर 100% होगा। और यहाँ से आप एबीसी के वैल्यू निकाल लो, तो ए बराबर क्या होगा, हमने बताया है कि ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो ए बराबर 3। बी बराबर क्या होगा, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, तो बी का वैल्यू क्या आ गया -12। और सी जो होता है अचर पद होता है जो कि सी का वैल्यू के दिया हुआ है। अब बस इसको पुटअप करना है आपको, बी स्क्वायर मतलब कि -12 का आप क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, -4 गुणे ए का मतलब 3 और सी का मतलब यहाँ पे के बराबर के हो जाएगा 0। -12 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 144 आएगा, अब -4 12 के बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इधर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों 144 बराबर -12 के उधर जाएगा तो +12 के हो जाएगा। जब आप के का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 144/12, और जब 12 को 144 को कटाओगे तो के बराबर 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 से 12 बार कटता है 144, तो के बराबर 12, के का ही वैल्यू हमसे पूछा था। देखो दिया है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता इसको। क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। अब सिंपल आपको करना क्या है यहाँ पे कि 1 माइनस 10 30 अंश का मान लिखकर उसका स्क्वायर कर दो। और 10 30 अंश का मान जो होता है वो 1 बटे करड़ी में 3 होता है। तो 1 बटे करड़ी में 3 लिखने के बाद इसका क्या कर दो स्क्वायर, और नीचे बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश मतलब वही 1 बटे करड़ी में 3 का क्या कर देना आपको होल स्क्वायर। जब हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, अब बटे करनी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, फिर पूरे के पूरे बटे में हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और करनी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3। जब इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे 3 आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3, और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 बटे के क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज दिख रहा होगा 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे बच जाएगा आपका 4। जब इसको कटाओगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1 बटे 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 1 बटे 2 का मतलब मेरे प्यारों जो यहाँ पे साफ दिख रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 बटे के 2। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल एकदम पेपर में जाके 70 में 70 नंबर करके आना। अगला देखो, अगला वाला प्रश्न तो सिर्फ ये बताना है कि वृत्त की अगर परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं तो संपूरक कोण अंतरित करती हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो याद करने वाली चीजें हैं। प्रश्न 11वां प्रश्न देखो क्या है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ये दोनों बराबर हैं। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू पूछा है, तो पाई से पाई कैंसिल, इस आर से ये वाला ऊपर वाला आर कैंसिल, तो आर बराबर सिर्फ 2 बच गया। तो 2 यूनिट, आर का ये वैल्यू पूछा था तो 2 यूनिट, कोई मात्रक नहीं है तो यूनिट मानेंगे। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए। चलिए मेरे प्यार बच्चों अगला देखो प्रश्न नंबर 12, ये अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहा है कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दो गोला है तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, तो दो गोलों का आयतनों का अनुपात पहले लिखते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। और फिर ये भी गोला है तो उसका भी यही होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। लेकिन त्रिज्या अलग अलग मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 त्रिज्या मान लेते हैं। तो ये दो गोलों के आयतनों का अनुपात हो गया जो कि हमको दिया हुआ है कितना है 27/64 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 4/3 पाई से पूरा 4/3 पाई कैंसिल कर देंगे, इधर बच जाएगा R1 का क्यूब और बटे में इधर बच जाएगा R2 का क्यूब, बराबर इधर बच गया आपका 27/64। जब यहाँ से मैं R1 और R2 का रेशियो निकालूंगा तो ये जो क्यूब है जाके क्यूब रूट हो जाएगा घनमूल। तो 27 का घनमूल 3 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है, मतलब R1/R2 जो है वो 3/4 निकल जाएगा। हमसे पूछा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर कर दो और 4 पाई R2 का स्क्वायर कर दो। ये आपके क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, जो कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। और R1 का वैल्यू कितना दिया है 3, इसका स्क्वायर कर दो, R2 का वैल्यू 4 दिया, इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो मेरे प्यारों से कितना आ जाएगा 9/16, 9/16 का मतलब कि 9/16, ठीक है। चलो देखो ऑप्शन में दिया है 9/16, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए 9/16 मेरे प्यारे बच्चों ने। ए वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वाले पे आप क्या लगा लो ट्रिक लगा लो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 13 तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर एच होता है, कहीं दिख रहा है सी वाला ऑप्शन। तो बेलन के वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 2 पाई आर एच फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए मेरे प्यारों बच्चों अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर यहाँ पे हो गया आपका 14। प्रश्न नंबर 14 है यहाँ पे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है तो वह होगी। मेरे प्यारे बच्चों वो बड़ी से बड़ी संख्या 125 में जब भाग देते हैं तो 8 शेषफल बचता है, जब 70 में भाग देते हैं तो 5 शेषफल बचता है। आपको सिंपल घटाना है तो इधर बच जाएगा 117 और इधर बच जाएगा आपका 65। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इन दोनों संख्याओं का आप निकालो
यहाँ पे HCF, जब HCF निकालोगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 ही वो ऐसी बड़ी संख्या है जो कि 125 में भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा, और 70 में भाग देंगे तो 13 5 65, शेषफल 5 बचेगा। तो वो संख्या कैसी है? 13 संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, जब तक मैं हूँ गणित में किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी, बस आप पढ़ते रहो। आगे देखो प्रश्न नंबर 15 क्या है कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। मेरे प्यारे बच्चों सिंपल आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर 0 दिया है, y का जहां पे y आएगा वहां पे 0 रख दो, x का वैल्यू खुद निकल जाएगा। 3x प्लस 2y बराबर 6 ये आपको समीकरण दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 गुणे y आ गया, तो y की जगह क्या रखोगे 0, बराबर ये हो जाएगा 6। तो इधर तो हो गया आपका 3x, और 2 को गुणा 0 में करोगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 6। 3x में 0 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 6। जब x निकालूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे के 3, तो 3 दूनी के 6, तो x बराबर क्या आ गया 2, बात खत्म। x बराबर 2 और y बराबर 0 तो दिया ही था, हमसे पूछा है कि हल होगा। देखो जब भी हल लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो x क्या है 2 और y क्या है 0, मतलब 2 का 0 जो है उसका हल निकल जाएगा। 2 का 0 का मतलब आप देख रहे हो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 का 0। क्लियर है आप लोगों को ना? चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इतना बताओ 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्या कौन कौन सी है? तो एक तो आपकी 2 है, एक आपकी 4 है, एक आपकी 6 है, एक आपकी 8 है, और एक आपका खुद 10 है। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या इतनी है। समांतर माध्य पूछा है, समांतर माध्य कहता है कि दी हुई संख्या को जोड़ो, जोड़ने के बाद कितनी संख्या है 3 2 5, उसका भाग दे दो। 10 और 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 बटे 5, जब इसको भाग दोगे तो 5 6 के 30, तो 6 जो है समांतर माध्य आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? बिल्कुल। चलो 17वां प्रश्न देखो कह रहा है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रवृत्ति होगी। मेरे प्यारे बच्चों कोई सिक्का है तो सिक्का में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो संभावित परिणाम में आपके कितना टोटल 2, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। लेकिन कह रहा है एक बार उछालोगे तो या तो हेड ही आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, मतलब एक हो जाएगा। तो 1/2 टोटल कितना है, टोटल आने की संभावना 2 है, या तो हेड आएगा तो टेल, लेकिन एक बार उछालोगे तो सिर्फ एक ही आएगा, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, तो 1/2 है। सी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो फार्मूला पूछ दिया है कि माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच जो संबंध होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्यक। ठीक है, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्यक, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखो साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश का मान। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बटे में, बस आप θ1 प्लस θ2 का वैल्यू 10 देखो 90 अंश है कि नहीं। θ1 का मतलब 15 अंश और θ2 का मतलब 75 अंश, जोड़ने में कितना रहा है 90 अंश आ रहा है। आंख बंद करके एक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, हमेशा उसका आंसर एक होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए 20वां प्रश्न देखो, किसी बारंबारता बटन का माध्य आपको 24.1 बहुलक 28, तो उसके माध्यक होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो फार्मूला हमने बताया था ना, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्यक होता है। तो देखो हम क्या करेंगे कि बहुलक की जगह हम 28 लिखेंगे बराबर 3 गुणे माध्यक। ठीक है, तो माध्यक हमको पूछा है तो m मान लेंगे माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है 24.1 दिया है। हल करना है इसको तो हो जाएगा 28 बराबर 3m माइनस गुणा करो 2 एकम 2, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 48.2, ऐसा हो गया 28, ये आएगा तो प्लस में हो जाएगा 48.2 बराबर 3m। जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो इधर 2 8 8 16, 4 2 6 7, 76.2 बराबर 3m। और जब इसको कटाओगे तो 3 दूनी के 6, 3 5 15 और 3 चौको 12 बराबर m। तो कितना हो जाएगा माध्यक मेरे प्यारे बच्चों 25.4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी 25.4 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो खंड अ था जो कि 20 नंबर के था, हमने कंप्लीट करा दिया। अब खंड ब देखते हैं। खंड ब 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न है जिन्हें हम लोग बहुत डिटेल से कॉपी में हल करना होता है।
तो कॉपी में हल करके मैं बताऊंगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, मतलब जितना भी खंड क ख ग घ ड़ च दिया ना, इसको पूरा सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क वाला करते हैं। क वाला दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है 2 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और करड़ी में 3 वाला मैं बता दूंगा, तो अगर आपके एग्जाम में करड़ी में 2 आएगा या करड़ी में 5 आएगा या करड़ी में 7 आएगा, सेम उसी को रूल को अपनाकर आप आसानी से कर पाओगे। जहां पे करड़ी में 3 रहेगा वहां पे करड़ी में 2 5 7 लिखते जाएगा, स्टेप वही रहेगा, आसानी से कर पाओगे। चलो देखो, एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है, कैसे करना होता है, क्योंकि कॉपी में लिखना होता है। तो कैसे लिखोगे, पूरा डिटेल में लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। ये नहीं कि आपको आंसर नहीं बताना है, पूरा डिटेल में लिख के दिखाना है। तो चलो मैं करता हूं। यहां से ये मैं करने जा रहा हूं 21 का क करने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले बोला है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है ना, इसको आप परिमेय मानो। कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे कि माना, आप लिखोगे इस तरह, कॉपी में इसी तरह लिखना है आपको। माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जस्ट उसका उल्टा मानोगे। ठीक है, परिमेय संख्या है, इस तरह आपको लिखना। पहली लाइनिंग आपकी यही होनी चाहिए। जब करड़ी में 3 को आप परिमेय संख्या मान लिया आपने, तो आप क्या लिखोगे कि करड़ी में 3 जो है वो परिमेय संख्या है, तो उसे कह दो कि वो ए बटे बी के बराबर है, क्योंकि ए बटे बी परिमेय संख्या होता है। ए बटे बी, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि जहां जहां ए और बी, जहां ए और बी सअभाज्य, सअभाज्य, जिस तरह लिख रहा हूं मेरे प्यारों बच्चों, सेम इसी तरह एग्जाम में आपको लिखना है, तभी नंबर मिलेगा। आप समझने के प्रयास कीजिए, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं सेम डिट्टो आपको उसी तरह लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तभी नंबर मिलेगा। अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, एवं यहां लिखिएगा एवं बी जो है वो 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या यही ना कहता है कि ए बटे बी के रूप में लिखा जाए, ए और बी सभाज्य होना चाहिए। सभाज्य मतलब समझ रहे हो, ए और बी का अगर मैं एचसीएफ लूं तो एक आना चाहिए। ठीक है, एवं बी जो है 0 नहीं होना चाहिए, यही तो कहता है परिमेय संख्या। यहां तक हो गया। इसके बाद ब्लैक पेन लीजिएगा, ब्लैक पेन। फिर ब्लैक पेन से आप लिखिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जिस तरह मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारों, सेम उसी तरह लिखना है आपको, कोई बनाकर नहीं लिखना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मैं खुद इतना आसान तरीका आपको बता रहा हूं, वर्ग करने पर। ये प्रश्न तो 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, 70 में 70 इस पूरा पेपर को हल करके आना है आपको। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो इधर आपका करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा, बराबर इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा ए बटे बी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग किए हो तो करड़ी में 3 का वर्ग करने पर करड़ी हट जाती है, तो 3 हो गया। अगर इसका वर्ग करोगे तो हो जाएगा आपका ए का ए स्क्वायर, बी का करोगे वर्ग तो हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणा कर दो, 3 का गुणा बी स्क्वायर में करोगे तो आ जाएगा 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आपको समीकरण नंबर पहला मान लेना है कि ये समीकरण आपका क्या है, पहला है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद प्यार बच्चों लिखोगे कि चूंकि चूंकि 3 का जब बी स्क्वायर निकालोगे तो ये 3 भाग में चला जाएगा, तो लिखोगे चूंकि 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा विभाजित करता है, लिख दिया आपने। फिर लिखोगे आप इसलिए, इसलिए अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूंगा तभी वो विभाजित करेगा, तो लिखोगे इसलिए 3 जो है ए को भी विभाजित करेगा, 3 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इतना लिख लिया आपने, खड़ी पाई लगा दीजिएगा, विभाजित करेगा। अब देखो यहां पे अगला चीज जो मैं कह रहा हूं उसको समझो। लिखेंगे तब, यहां तक नोट कर लिया आपने, फिर लिखोगे तब हम, तब हम एक नियतांक मानेंगे, तब हम ए बराबर 3m, ए बराबर 3m लिख सकते हैं। हमने एक नियतांक माना कि 3 बराबर ए बराबर 3m लिख सकते हैं।
इसको हल करने का तरीका यही है मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह से डिट्टो हल किया जाता है। लिख सकते हैं जहां, यहां लिखोगे कि जहां m जो है कोई पूर्णांक है, m क्या है, कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है। यहां तक आपने कर लिया बिल्कुल, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला पेज में लेता हूं, यहां तक कर लेना है। अब इसी के जस्ट नीचे लिखेगा, पेज मेरा भर गया इसलिए पेज में अलग ले रहा हूं। फिर लिखोगे चूंकि, लिखोगे चूंकि, अब a का मान समीकरण पहला में रख देंगे। a का मान क्या रख देंगे, समीकरण पहला में लिखेंगे कि a का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला में रखने पर, बहुत डिटेल में बता रहा हूं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर नहीं कटेगा। जब इस a का मान जो a माने हो, इसका मान जब आप एक में रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3b² बराबर a स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है 3m, तो 3m का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हल करोगे तो आ जाएगा 3b² बराबर 3 का हो जाएगा 9m स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से इस 9 को कटा दो, 3 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका b² बराबर 3m स्क्वायर। और इसे आपको समीकरण दूसरा मानना है। क्या मानना है, समीकरण दूसरा। अब यहाँ पे आगे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे वहां तक नोट कर लिया ना। अब इसको मैं साइड करता हूं और इसी पेज के नीचे जस्ट बताता हूं आगे अब क्या करना है। लिखोगे चूंकि, फिर वही स्टेप, चूंकि 3 जो है b² को विभाजित करता है, 3 b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, आप लिखोगे 3 जो है b² को विभाजित करता है, करता है। हो गया, फिर इसलिए, फिर लिखोगे इसलिए 3 जो है, 3 b को भी विभाजित करेगा, 3 जो है b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहां तक हो गया। चलिए फिर आगे क्या लिखोगे, यहां पे इतना जब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब आपको लास्ट में एक चीज लिखना है, ये वाला लास्ट में मेन चीज ये है, लास्ट में आपको लिखना ही पड़ेगा इसे। क्या है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अब देखो मैं दिखा भी देता हूं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 में था कि 3 जो है वो a² को विभाजित कर देता था। समीकरण बी जो है, बी में 3 जो है बी को भी विभाजित कर देता है। ठीक है, इतना तो समझ गए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने शुरू में क्या बना था कि a बटे b जो है वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कब रहता, जब एक गुणनखंड आता, लेकिन यहाँ पे तो 3 गुणनखंड आ रहे हैं, तो वही चीज लिखा है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। अतः करड़ी में 3 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। बस ये पूरा डिटेल में प्रूफ हमने बताया, कोई यूट्यूब पे आपको इतना बेहतरीन तरीके से नहीं बता सकता है, क्योंकि मुझे टॉपर बनाना है आप लोगों को, 70 में 70 लाना है, इसलिए मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ख वाला, ख वाला क्या है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए जो कि 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, 90 हो सकता है लेकिन 90 अंश से छोटा होना चाहिए। फिर बोला है कि a b से बड़ा होना चाहिए, तो बताओ a और b का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारों, इसको हल करते हैं। इसके लिए मैं एक अलग सा पेज लेता हूं। ठीक है, ये वाला पेज ले लिया। अब देखिए कैसे हल करेंगे। तो अब यह है आपका 21 का ख, 21 का ख में यहाँ पे हल करके दिखाने वाला हूँ आपको। अब बोला है यहाँ पे कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो यहाँ हम लोग नोट करेंगे कि साइन a माइनस बी बराबर दिया है आपको 1/2। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग जब हल करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 को हम साइन 30 अंश लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि साइन 30 अंश का वैल्यू ही 1/2 होता है। अब यहाँ साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इधर आपका बच जाएगा a माइनस बी बराबर कितना अंश, 30 अंश। ठीक है, और यह आपका कहलाएगा समीकरण नंबर पहला। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
इधर आपको दिया है नीचे, अब लिखेंगे एक और दिया है cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि cos a प्लस बी बराबर दिया है 1/2 दिया हुआ है ना। अब इसको हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि cos a प्लस बी बराबर 1/2। 1/2 को हम cos 60 अंश लिखेंगे, क्योंकि cos 60 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर बच जाएगा आपका a प्लस बी बराबर कितना अंश, 60 अंश। इसे आप समीकरण दूसरा मान लो, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। तो यहाँ लिख देना कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a माइनस बी बराबर कितना अंश है, 30 अंश है। और समीकरण बी क्या है कि a प्लस बी बराबर कितना अंश है, 60 अंश है। और इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पे क्या होगा कि माइनस के बी और प्लस के बी कैंसिल हो जाएगा। ए मिलके हो जाएगा आपका 2a बराबर 60 और 30 मिलके हो जाएगा 90 अंश। तो यहां से a निकालोगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 90 अंश बटे में 2। ठीक है, जब इसको कटाओगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश, क्योंकि 45 दूनी के 90 होता है। a बराबर कितना आ गया, 45 अंश। अब इस a का मान समीकरण दूसरा में रख लो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, आपको एग्जाम में कॉपी पे लिखना है ना, तो सेम इस तरह लिखना पड़ेगा। a का मान जिस प्रकार बताऊं सेम उसी तरह लिखिएगा। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में भी रखोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारे पास, a प्लस बी बराबर 60 अंश है, यही था ना समीकरण दूसरा। तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 45 अंश, क्योंकि a का वैल्यू कितना है 45 अंश, और बटे b बराबर कितना 60 अंश। तो अब यहां से मैं b आसानी से निकाल पाऊंगा, b बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश, और प्लस 45 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -45। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 60 में से 45 जाएगा तो 15 अंश आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपका आंसर मालूम चल गया, a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर 45 अंश आ गया, और b बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 15 अंश आ ना, यही आंसर होगा। अब देखो इसमें जो बोला था कंडीशन देखो, कह रहा है ए और बी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू कितना 15, तो कितना आ जाएगा, और 4 1 5 60 अंश। तो देखो कह रहा है कि ए प्लस बी का वैल्यू जो होना चाहिए 60 अंश आ गया, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, और बोला है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए 45 अंश है और बी हमारा 15 अंश है, तो ये भी रूल फॉलो कर रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर में किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा, यहाँ पे उत्तर लिख लीजिएगा कि ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल, जब तक मैं आपको बताऊंगा 1% दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी मान के चलो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ग वाला, दूसरे का यहाँ पे ग, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जो मैं फार्मूला विकल्पीय प्रश्न बताया था, देखो आ गया। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है -3 और 2 है। देखो शून्यकों का योग दिया है, गुणनफल भी दिया है, द्विघात बहुपद पूछ रहा है। ठीक है, देखो इसे कैसे हल करोगे, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर क्या है, 21 का ग है, तो यहाँ पे हेडिंग डालो 21 का ग। इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे इस प्रश्न को, तो लिखोगे कि माना द्विघात बहुपद, यहाँ पे लिखोगे कि माना द्विघात बहुपद, क्योंकि कॉपी में करना है, जब तक इस तरह लिखोगे नहीं तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो माना द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं fx है, मान लेते हैं fx है। माना द्विघात बहुपद fx के शून्यक, शून्यक तो हमको मालूम नहीं है, हमको उसका योगफल और गुणनफल मालूम है, लेकिन हमें कौन सा शून्य को मालूम नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि माना द्विघात बहुपद fx के शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। हमने मान लिया कि दो शून्यक हैं, एक अल्फा है और बीटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया है, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है कितना, -3, और इधर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल दिया है 2, ये दो चीज हमको दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद मतलब fx का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमने फार्मूला आपको शुरू में ही बताया था विकल्पीय प्रश्न में, कि अगर fx निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे x को गुणा करो, माइनस माइनस कर रहा हूँ, बीच में प्लस होता है, शून्यकों को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये फार्मूला रहेगा तभी आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो, अगर शून्य दिया है तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कितना दिया, -3, तो यहाँ पे लिख लो -3, और इधर एक्स और प्लस शून्यकों को गुणनफल आपको 2 दिया है, तो हल करोगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस में माइनस गुणा करोगे तो प्लस, और 3 को गुणा एक्स में करोगे तो 3x और प्लस के 2। यही आ गया आपका द्विघात बहुपद मेरे प्यारे बच्चों, यही होगा आपका उत्तर। यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा, पूरे के पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो ये होता है हल करेगा। इसी तरह एग्जाम में आपको इस पेपर को हल करना है, ठीक है, जो बता रहा हूँ। चलिए आगे आइए, और यहाँ पे देखिए घ, ठीक है, 21 का घ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 21 का घ क्या बोल रहा है, 21 का बोला है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 को हल कीजिए। सूत्र का प्रयोग मतलब सीधा 4 का नियम का प्रयोग करना है। आपको समीकरण क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ में लिख देता हूँ, 21 का घ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो समीकरण आपको दिया है 4x² प्लस 3x और प्लस 5 बराबर 0 को हल करना है। अब हमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ए बी सी के वैल्यू चाहिए। तो ए बराबर कितना आ गया 4, और बी बराबर कितना है 3, और सी बराबर कितना है 5। एबीसी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब लगाना है सूत्र। तो जब तक सूत्र नहीं मालूम रहेगा तब तक लगा पाओगे कभी नहीं। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि माइनस के बी और प्लस माइनस करनी में b² माइनस के 4ac बटे में 2a, ये सूत्र कहता है। अब सूत्र में सिर्फ वैल्यू रखना है। तो सूत्र क्या है, माइनस माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, तो आप 3 लगाओगे, फिर बीच में आपका प्लस माइनस, फिर करने में क्या आपका b², बी मतलब 3 का स्क्वायर कर दो। इसके बाद माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है जी 4, सी का वैल्यू कितना है 5, और बटे में क्या है 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। यहां तक हो गया। अब चलिए नीचे, नीचे जब हल करोगे तो हो जाएगा आपका -3 और प्लस माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, आए हो जाएगा 4 चौको 16, 16 5 कितना हो जाएगा 80, और 80 बटे 4 दूनी के 8, तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस माइनस करड़ी में यहाँ पे हो जाएगा आपका -71 बटे में 8। अब यही रुक जाइए, करड़ी में जब माइनस आ जाता है तो उसका वास्तविक मूल संभव नहीं होता, मतलब इसका मूल ही नहीं निकल सकता है जब करड़ी में माइनस आ जाए। तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में नीचे कि दी गई समीकरण, नीचे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। यहीं तक रोकने के बाद आपको नीचे एक लाइन लिखना पड़ेगा कि दी गई समीकरण के वास्तविक मूल, दी गई समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। बस काम खत्म, इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। बस ये आपका यहीं तक छोड़ दीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, एग्जामिनर चेक करेगा। तो चलो आगे देखते हैं। इसके बाद घ के बाद रड़ा, रड़ा वाला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किस प्रकार करोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो हल कैसे करोगे, 21 का अड़ है ना, 21 का अड़, ठीक है। कैसे हल करेंगे, बेलन की त्रिज्या पहले आप लिखोगे यहाँ पे बेलन की त्रिज्या। एग्जाम में लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मैं पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि क्वेश्चन हल करा रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट के तौर पे बता रहा हूँ किस तरह लगाओगे। तो बेलन की त्रिज्या r बराबर दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिखोगे बेलन की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक है। बेलन की ऊंचाई जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों, h ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है 2πr(h), आपको लिखना पड़ेगा फार्मूला। इसके बाद यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2, पाई का मान क्या लिखोगे 22/7, आर त्रिज्या कितना है 7 और ऊंचाई कितना है 8, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी के 44 गुणे 8, जब 44 में 8 को गुणा करोगे तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह आपको एग्जाम में करना है, तब नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मेट होता है हल करने का, वही फॉर्मेट आपको बता रहा हूं मैं। इसके बाद है च, एक वृत्त जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ हल कर देता हूँ सिंपल से। ये है आपका 21 का च, 21 का च कर रहा हूं मैं। कैसे करोगे,
एक वृत्त जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि वृत्त की, तो यहाँ पे लिखना है कि वृत्त की परिधि, एग्जाम में किस प्रकार सॉल्व करना है आपको, तो वृत्त की परिधि बराबर दिया है आपको 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर दिया आपको 22 सेंटीमीटर, तो 2 से कटा दो, ठीक है, 2 से कट जाएगा तो 11 बार में, इधर पाई का मान रख लो 22/7 आई इंटू आर बराबर इधर हो गया 11, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपको 11 दूनी के 22 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से अगर मैं आर निकालूं तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2/7, ठीक है, 2/7 कह रहा हूँ, 7 उधर चला जाएगा ना, 7/2, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या निकल गई, त्रिज्या निकल गया यहां से। हमें क्या बोला है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नीचे कि वृत्त के, यहाँ पे नीचे आपने लिखेगा वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसका चतुर्थांश मतलब 4 का भाग दे दीजिए, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 को आप लिख सकते हो इस तरह 1/4, पाई का मान लिख लो 22/7, त्रिज्या आपकी निकली है 7/2 इंटू 7/2। अब कितना आसान हो गया, देखो 7 से 7 कैंसिल, फिर 2 से कटा दो, 2 दूनी के 4, 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो ऊपर बच गया आपका 11 इंटू कितना बच गया 7, और नीचे 2 दूनी के 4 दूनी के 8, जब इसको हल करोगे तो 11 7 है 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको भाग देकर लिखना चाहोगे तो दे सकते हो, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, दोनों में से कोई लिखो, आंसर है। क्लियर हो गया। तो च वाला भी हमने आपको बता दिया। तो देखो 21 वाला पूरा खंड हमने करके आपको दिखा दिया, 21 का पूरा खंड हमने यहाँ पे कर दिया मेरे प्यारे बच्चों च तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 22 वाला कर रहे हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 6 को खंड दिया है, 5 को हल करना है मेरे प्यारों, 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं 23 का क, ठीक है, ठीक है, 23 कह रहा हूं, 22 का क, ठीक है, इसको मैं यहाँ लगता हूं। 22 का क पहला प्रश्न है, यहां मैं हल करूंगा 22 का क। लेकिन पहले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्या है, 4 नंबर के लिए प्रश्न है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग जो है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर अगर यहाँ पे 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न कितने नंबर के लिए, 4 नंबर का है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको करके आना ही एग्जाम में, छोड़िएगा मत। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम में जेन्युइन तरीका क्या होता है इसको हल करने का वो बताने वाला हूं मैं। सबसे पहले लिखोगे कि माना, सबसे पहले क्या लिखोगे, माना। अब जिस प्रकार बता रहा हूं पूरा एकदम नोट कर लो, सेम उसी प्रकार एग्जाम में करके आना। माना 2 अंकों, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, ठीक है। फिर लिखना तथा, क्या लिखोगे, तथा उसके, तथा उसके अंकों को, उसके अंकों को पलटने पर, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अगर अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, y आगे आ जाएगा, x पीछे चला जाएगा, तो y x है। ये आपको पहला फॉर्मेट आपको यही लिखना है। अब यहाँ पे दोनों संख्या आप ज्ञात करोगे कैसे, देखो संख्या हमने पहले क्या माना है एक्स वाई, जब हमने एक्स वाई माना है इसको अगर संख्यात्मक रूप में लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, तो इकाई में 1 का गुणा करते हैं, दाई में 10 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10x + y। संख्यात्मक रूप से लिखेंगे तो ये आ जाए, इसको समीकरण पहला मान लो। और अंकों को पलटे हैं तो क्या होगा yx, अगर इसको संख्यात्मक रूप से संख्या लिखा जाए तो इसमें 10 को गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 10y और +x, समीकरण हो गया आपका दूसरा, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करोगे कि दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। अभी क्या दिया है प्रश्न में उसको पढ़ेंगे। तो प्रश्न में ये दिया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बोला है, क्या बोला है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग जो है 66 है। मतलब जो संख्या ये दोनों प्राप्त हुई हैं इनका योग 66 है, मतलब इनको जोड़ने पे 66 आना चाहिए। तो हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 10x + y और इधर हो जाएगा आपका
10y प्लस एक्स, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 66, ये चीज दिया था हमको। तो 10x प्लस 1x मिलकर हो जाएगा 11x, और प्लस 10y और 1y मिलकर हो जाएगा आपका 11y, बराबर ये हो जाएगा आपका 66। क्लियर है। अब 11 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो यहां से हमने 11 को कॉमन ले लिया और कोष्टक में बच गया x प्लस वाई, बराबर इधर बच गया आपका 66। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीका है। इसके बाद देखो क्या करोगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 66, ये गुणा में तो आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 11 6 के 66, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया आपका 6 आ गया। इससे समीकरण तीसरा मान लो, ये समीकरण हो गया आपका तीसरा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक चीज और बोला था मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तो संख्या 2 है, एक एक्स वाई है, एक वाई एक्स है, तो यहाँ पे 2 केस बनेगा। केस यहाँ पे कितने बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2 केस। कह रहा है कि उसका अंतर जो है 2 आना चाहिए, तो अंतर 2 आना चाहिए। तो केस पहला ये कहता है कि अगर हम x में से y घटा देंगे तभी अंतर मालूम चल जाएगा, जो कि क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। और एक केस दूसरा ये कहता है कि कोई जरूरी है कि हम x में से घटाएं, y में से नहीं घटा सकते हैं, तो y में से x घटाओगे तभी भी 2 आएगा। तो 2 केस बन गया ना। तो ये इसको आप समीकरण नंबर चौथा मान लो और इस वाले को समीकरण पांचवा मान लो। ठीक है। अब हम लोग समीकरण पहला हल कर रहे हैं, यहाँ कोष्टक में लिख लेना। केस पहला हम लोग हल कर रहे हैं कि केस पहला हल कैसे करेंगे, कि हम क्या करेंगे कि समीकरण 3, ये समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4, समीकरण 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? समीकरण 3 हमारे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर 6 है, और समीकरण 4 हमारे पास क्या है? x माइनस वाई बराबर 2 है। जोड़ने पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों की प्लस वाई माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, और x x मिलकर हो जाएगा आपका 2x बराबर 6 और 2 हो जाएगा 8। x निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 8/2, कटा दोगे तो आ जाएगा 4, तो x बराबर 4 आ गया। अब x का मान मेरे प्यारे बच्चों समीकरण आप 3 में रख दो। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लिख लेना नीचे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 क्या था मेरे प्यारे बच्चों? x प्लस वाई बराबर 6 था, तो x बराबर x क्या रख दो? 4, तो 4 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो y बराबर 2, x बराबर 4। तो एक संख्या जो हमने x और y माना था उसके हिसाब से संख्या कितनी आ गई? 42। x की जगह 4, y की जगह 2, तो एक संख्या तो 42 आ गया। इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा, ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह लिख लीजिएगा, आगे लिख लीजिएगा। इसी प्रकार केस दूसरा में, इसी प्रकार केस दूसरा को हमने क्या माना था? वाई एक्स माना था। ठीक है। वो संख्या क्या थी हमका? वाई एक्स, वाई की जगह हम लिखेंगे 2, एक्स में 4, उसी प्रकार वो संख्या हो जाएगी 24। तो ऐसी कितनी संख्या? 2 संख्या, एक संख्या 24 है और एक संख्या आपकी क्या है? 42 है। बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आसान तरीके से हमने हल कर दिया। तो यह फॉर्मेट होता है हल करने का। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? क वाला ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब आइए ख वाला। ख वाला प्रश्न क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, वर्गों का योगफल 290 हो। देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 4 नंबर के लिए प्रश्न है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि हम लोग कर रहे हैं 22 का ख वाला प्रश्न, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 22 का ख कैसे एग्जाम में करोगे कि ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एग्जाम में कैसे लिखोगे आप कि माना, एग्जाम में क्या लिखोगे कि माना 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, एक को हमने x मान लिया, एक क्या होता है x, और एक हो जाएगा आपका x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक है, इतना है। एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 2 है। अगर यहाँ पे सम धनात्मक पूर्णांक भी देता तो हम लोग सेम यही मानते हैं, x और x प्लस 2 मानते हैं।
तो हमने माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 2 है। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। मतलब वर्गों का योगफल मतलब x का अगर मैं वर्ग कर दूं और प्लस इधर आपका x प्लस 2 का वर्ग कर दूं और इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, योगफल 290, ये दिया है। अब इसे हल करते हैं, तो इसे x का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये आपका a प्लस बी में टूट जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 2a मतलब x b मतलब 2 बराबर 290। ठीक है, इस तरह जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा इधर आपका 2x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4x बराबर ये हो जाएगा 290। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 4x मेरे प्यारे बच्चों 290 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो 286 और 286 जब इधर आएगा तो माइनस के 286 हो जाएगा। लो डायरेक्ट हमने कर दिया। ठीक है, बराबर 0 बच जाएगा उधर। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसको और आसान बनाना चाहोगे ना तो 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और 2 दूनी के 4x और 2 का भाग दोगे तो 2 कम 2 2 चौको 8 2 तिहाई 6 बराबर 0। तो ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। बच क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 143 बच जाएगा। लो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, अब मेरे प्यारों से फैक्टर करो तो इसका फैक्टर होगा ही नहीं। फैक्टर नहीं होगा तो इसको सूत्र के द्वारा कर दो। तो यहाँ एक निकालो, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 क्योंकि एक यहाँ पे छिपा है, बी का वैल्यू हो जाएगा 2 और सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 143। अब यहाँ पे सूत्र लगा दो। तो यहाँ पे सूत्र लिख लो। सूत्र मैंने बताया था ना विशेष सिद्धाचार वाला सूत्र। सूत्र क्या कहता है कि माइनस बी और प्लस माइनस करनी में होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या होता है मेरे प्यारों बच्चों 2a। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो आप सूत्र में रख लो वैल्यू। माइनस तो सूत्र में तो माइनस रहने दो, बी का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख लो, फिर प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है माइनस 143 है और पूरे के पूरे बटे में क्या है 2a। तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और माइनस का गुणा जब इस माइनस में करोगे तो प्लस 143 गुणा 1 में करोगे तो 143 143 को गुणा अगर 4 में करोगे तो 572 आ जाएगा। तो 572 और बटे में 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2 आ जाएगा। अब नीचे से हल करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस के 2 और प्लस माइनस 572 में 4 जोड़ोगे तो 576 और बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस माइनस 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है। तो 24 और बटे में 2। तो यहाँ पे 2 केस बनेगा। पहली बात तो पॉजिटिव लेने पे, तो यहाँ लिख लेना पॉजिटिव लेने पे हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 24 बटे में 2। तो इससे हल करोगे तो हो जाएगा आपका माइनस 2 और प्लस 24 मतलब 22 बटे 2 हल करोगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना 11। इधर आप x लिखते जाना है, ये x का वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ पे x लिखते जाना, ये x का वैल्यू आ रहा है। तो x बराबर कितना आ गया 11। इधर लिख लो निगेटिव लेने पे x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2 और माइनस के 24 बटे में 2। तो x बराबर माइनस के 26 बटे में 2 कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 13। ठीक है, तो x बराबर 11 और x बराबर माइनस के 13। तो माइनस 13 आंसर तो होगा नहीं, जब भी होगा तो x बराबर 11 ही होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने संख्या क्या माना था, एक संख्या हमने x माना था और एक हमने माना था x प्लस 2। तो x 11 हो गया, हो जाएगा 11 प्लस 2 बराबर 13। तो ऐसी दो संख्या है, एक 11 है एक 13 है। बात खत्म, यह हल हो गया। क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ख वाला। अब देखिए आगे आइए अगला देखते हैं ग वाला। ग वाला क्या कह रहा है, ग वाला कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिनका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इजी है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे इसको हल करेंगे, एक पेज ले लेता हूं मैं, बहुत इजी है, आसानी से इसको हल कर पाओगे। देखो ये प्रश्न हो गया आपका 22 का ग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 22 का ग कह रहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 16वां पद 73 है। हमको दिया है, यहाँ पे लिखेंगे कैसे हल करेंगे इसको कॉपी में। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है,
ठीक है, क्या दिया है भाई, हमको दिया है ग्राहमा पद। ठीक है, इग्राहमा पद। इग्राहमा पद कैसे निकलता है, तो इग्राहमा पद कैसे निकलता है, ए प्लस 10 डी, मतलब इसका एक कम कर पूरा कर देते हैं। तो इग्राहमा पद क्या आता है, ए प्लस 10 डी बराबर इग्राहमा पद कितना दिया है, 38। ठीक है, तो इग्राहमा पद 38 दिया है, इसको समीकरण पहला मान लो। इसके बाद 16वां पद दिया है, 16वां पद। 16वां पद कैसे निकलेगा, ए प्लस 15 डी, और 16वां पद कितना दिया है, 73। इससे आप समीकरण मान लो दूसरा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे, समीकरण एक में से यहाँ समीकरण दो घटा दो, क्योंकि ए बी प्लस ए में है, प्लस में ए बी है। तो आप यहाँ पे लिखना कि समीकरण एक माइनस समीकरण दो। समीकरण एक में से समीकरण दो घटा दो। समीकरण एक क्या हमारे पास, समीकरण एक है हमारे पास ए प्लस 10 डी बराबर 38। ये आपका समीकरण पहला है। दूसरा घटाना है, मतलब ए प्लस 15 डी बराबर 73। ये समीकरण दूसरा घटाना है। घटाने पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है। चलिए चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में। तो इधर प्लस है माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 डी माइनस 15 डी, हो जाएगा घट के आपका -5 डी बराबर, इधर 38 है, इधर -73, ये हो जाएगा -35। अब माइनस से माइनस कैंसिल, बच गया डी। तो डी बराबर क्या जाएगा, 35/5, 5×7 = 35। तो उधर हो जाएगा डी बराबर 7। अब डी का मान आ गया 7। अब डी का मान समीकरण एक में रख दो। समीकरण दो में रखोगे तभी आ जाएगा, लेकिन आप एक में रख लो। लिखोगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो डी का मान समीकरण एक रखने पर, समीकरण एक क्या है, ए प्लस 10 डी बराबर 38। ठीक है, यह है। अब इसमें रखोगे तो हो जाएगा ए प्लस 10 डी का वैल्यू कितना है, 7 बराबर 38। तो ए प्लस 7 दाम में 70 बराबर 38। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 38 माइनस 70। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, घटा दोगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, 32। ए बराबर माइनस के 32। हमको पूछा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, हमसे पूछा 31वां पद। ठीक है, हमसे पूछा है 31वां पद, क्वेश्चन में हमसे पूछा था 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस 30 डी, तो हो जाएगा ए का वैल्यू -32 और प्लस 30 गुणे डी का वैल्यू कितना आया था, डी का वैल्यू आया था 7। तो हो जाएगा -32 और प्लस 7 तरीके का 210, और जब -32 और प्लस 210 मतलब 178। तो 31वां पद क्या आ जाएगा, 178, यही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को, प्रश्न में यही पूछा था कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद कितना, 178। क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, घ वाला, इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको हल करता हूँ। क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है कि चित्र में त्रिभुज ए सी बी, आप देखो ध्यान से, ए सी बी ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। ए पी क्यू मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये वाला और ये वाला समरूप है। ठीक, कह रहा है कि बीसी बराबर 8, बीसी बराबर 8 दिया है सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4, पी क्यू बराबर 4 दिया हुआ है, बी ए बराबर, बी ए बराबर आपको दिया है 6.5 दिया हुआ है, ए पी बराबर 2.8। तो ए पी बराबर ये वाला दिया है 2.8 दिया हुआ है। इसके बाद दिया है सी ए और ए क्यू का लंबाई। तो सी ए मतलब इसका लंबाई बताओ, ए क्यू मतलब इसका लंबाई बताओ। ये चीज हमसे प्रश्न में पूछा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसको हल कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसे ध्यान से समझो। जैसे कि एग्जाम में इसे कैसे हल करोगे, मैं थोड़ा इसको ढकता हूं। पहले यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर समझो। हम लोग यहाँ पे पहले एग्जाम में लिखोगे 22 का हम लोग घ कर रहे हैं। एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है इसका वो पहले समझो। एग्जाम में हम लोग लिखेंगे कि दिया है, सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया है। अब क्या दिया है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, तो दिया है कि त्रिभुज ए सी बी जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, ए पी क्यू के। एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, फिर लिखोगे चूंकि, लिखोगे चूंकि दोनों त्रिभुज समान हैं क्योंकि समरूप हैं, लिखोगे दोनों, क्या लिखोगे, दोनों त्रिभुज
एग्जाम में लिखने का पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए, तभी नंबर मिलेगा। ये नहीं कि फालतू के प्रश्न मत सॉल्व करते चलो, नहीं, लिखने का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। लिखोगे कि दोनों त्रिभुज समान है, दोनों त्रिभुज क्या है, समान है, यहां तक हो गया। दोनों त्रिभुज समान है, फिर लिखोगे अतः, अतः उनकी संगत भुजाएं। जब दोनों त्रिभुज समान है तो क्या लिखोगे, उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं एवं कोण, एवं कोण बराबर होंगे। जब त्रिभुज ही समान है तो संगत भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। यहां तक पहले आपको लिखना है। जब लिख दोगे तब दोनों बराबर हैं तो संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर है। संगत भुजाएं का मतलब कि देखो हम लोग लिखेंगे ए सी बटे में ए पी, फिर लिखेंगे बी ए बटे में ए क्यू, इधर ए वाले भुजा सी बी बटे में क्यू पी, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए, लिखेंगे इसलिए सी ए बटे में ए पी बराबर था किसके, बी ए बटे में ए क्यू के, और ये भी बराबर था सी बी और बटे में क्यू पी के। ठीक है, अब मेरे प्यारे जो वैल्यू दिया था, यहाँ पे वैल्यू दिया, बस लिखना है। तो मैं यहाँ लिखता चलता हूँ दोनों। देखो सी ए का वैल्यू हमको नहीं दिया था, पूछा था, तो सी ए बराबर ए पी का वैल्यू दिया था हमको 2.8 दिया था, बराबर इधर बी ए का वैल्यू हमको दिया था 6.5 दिया था, और ए क्यू का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, और बराबर इधर दोनों वैल्यू दिया था, सी बी का वैल्यू 8 दिया था और क्यू पी का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया था। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार इसके बराबर इसको कर दो, एक बार इसके बराबर इसको कर दो, निकल जाएगा आराम से। पहले हम लिखेंगे कि सी ए बटे 2.8 बराबर कर देंगे 8/4 के, और एक साइड इधर हम लोग क्या करेंगे कि 6.5 बटे ए क्यू जो है वो बराबर कर देंगे 8/4, दोनों को बराबर कर देंगे, निकल जाएगा। तो इधर अगर हम करते हैं तो सी ए अगर मैं निकालूं कि सी ए बराबर क्या होता है, तो सी ये दोनों गुणा हो जाएगा, मतलब 8 गुणे 2.8 बटे में 4, तो 4 दूनी के 8, सी ए बराबर क्या हो जाएगा, 2.8 गुणा 2 में करोगे तो 5.6 आ जाएगा। इधर इसका निकालूं अगर मैं ए क्यू निकालूं तो ये दोनों गुणा में हो जाएगा, मतलब 6.5 गुणे 4 और बटे में 8, तो 4 दूनी के 8 और 2 से कटाओगे तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 2×6 दूनी के 4 और 2×5 10, ए क्यू बराबर 3.25 आ जाएगा। ठीक है, यही हमको दोनों चाहिए था, सी ए का वैल्यू और ए क्यू का वैल्यू चाहिए, बस हो गया आंसर। इतना ज्यादा सिंपल होता है मेरे प्यार बच्चों, क्लियर हो गया। 22 का घर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए यहाँ पे अड़ाव पे, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अड़ाव वाला पे आते हैं। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताइए। देखो इसके लिए मुझे चित्र बनाना पड़ेगा मेरे प्यार, कैसे हल करोगे वो देखते हैं। तो हल में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हल में सबसे पहले हम लोग यहाँ पहले चित्र बनाएंगे, इसके बाद सारी चीजें लिखेंगे। चित्र में हमको बोला है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अनुमान कोण 30 अंश 60 अंश है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक धरती हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक भवन हो गया 60 मीटर ऊंचा भवन, ये भवन हो गया 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और कह रहा है कि और यह छोटा सा यहाँ पे मीनार हो गया, ये क्या हो गया मीनार। कह रहा है कि भवन के, देखिए बोला है ना 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, मतलब इसके शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष से, मीनार यह शीर्ष है, इसका यह शीर्ष, इसके शीर्ष से इसका शीर्ष का अवनमन कोण, अवनमन कोण इस तरह होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना अंश है 30 अंश है। चलिए एक काम तो हुआ। फिर बोला है पाद के अनुमान कोण, मतलब इसके पाद के अनुमान कोण, इसके शीर्ष से इस मीनार के पाद का अनुमान कोण ये वाला, ये वाला, मतलब ये टोटल पूरा अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक पूरा कितना अंश है 60 अंश है। नाम रख लेते हैं, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम पी रख लो, इसका नाम क्यू रख लो तुम, इसका नाम बी रख लो, और यहां से एक समानांतर रेखा खींच लो, ठीक है, ये वाला बिंदु। अब देखो अगर ये 30 अंश है मेरे प्यारे बच्चों तो ये वाला भी 30 अंश होगा, एकांतर अंतःकोण। अगर ये टोटल 60 अंश है तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों जो होगा कितना अंश को 60 अंश, एकांतर अंतःकोण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है मीनार की ऊंचाई, मतलब ए बी की लंबाई बताइए। तो एग्जाम में लिखोगे कैसे, मेन मुद्दा है लिखने वाला,
तो आप लिखना पड़ेगा। तो मेन मुद्दा लिखने वाला लिखोगे यहाँ पे कि माना 60 मीटर ऊंचे, माना 60 मीटर ऊंचे भवन, माना 60 मीटर ऊंचे भवन पी क्यू के शीर्ष, पी क्यू के शीर्ष क्यू से, अब लिखना पड़ेगा ना, पी क्यू के शीर्ष क्यू से मीनार, मीनार कौन, ए बी, मीनार ए बी के शीर्ष बी, मीनार ए बी के शीर्ष बी का अवनमन कोण, बी का अवनमन कोण, अवनमन कोण 30 अंश व ए का अवनमन कोण, ए का, मैं ऊपर कर देता हूं, ए का अवनमन कोण 60 अंश है, 60 अंश है, इस तरह। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज किस में, पी क्यू ए में, पी क्यू ए में। अब ध्यान समझो, पी क्यू ए इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले में क्या है आपका, इस वाले त्रिभुज में लंब आपको पी क्यू दिया है और यहां से हमें क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार, ठीक है, तो इसमें हम लोग टेन थीटा लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, टेन थीटा। देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू ए, यहां से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पी क्यू ए इस वाले त्रिभुज में ध्यान समझिए, लंब दिया है, आधार हमको निकालना है, ठीक है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, और टेन का वैल्यू 60 अंश, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में 60 अंश है। तो लिखेंगे टेन 60 अंश बराबर लंब, जो कि यहाँ पे पी क्यू है, और आधार यहाँ पे आपका क्या है, आधार आपका एपी, या इसको आप पी ए भी बोल सकते हो, पी ए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 60 अंश का वैल्यू क्या होता है, करोड़ी में 3, और पी क्यू का लंबाई आपका 60 दिया है, और पी ए का लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 60, और ये भाग में आ जाएगा 60 करोड़ी में 3 मीटर, बात खत्म। ये किसकी आ गया, पी ए की। तो एक चीज ध्यान देखो, जितना पी ए होगा, जितना पी ए होगा उतना आपका टीबी होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा टीबी। तो हम लोग लिखेंगे कि टीबी और पी ए दोनों बराबर हैं, और दोनों का वैल्यू कितना है, 60 करोड़ी में 3, ठीक है। ये आगे काम आएगा, इतना करके छोड़ देना। इसके बाद इस वाले त्रिभुज में जाना, किस वाले में, क्यू टीबी वाला में, क्यू टीबी, ये छोटा वाला त्रिभुज में अब जा रहे हैं, छोटा वाला त्रिभुज में। तो छोटा वाला त्रिभुज में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि समकोण, समकोण त्रिभुज क्यू टी बी में, क्यू टी बी में फिर वही होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्यू टी बी में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो क्यू टी बी में क्या लिखेंगे, लंब, यहाँ पे 10 लगाएंगे 10, लेकिन उसमें 30 अंश होगा थीटा की जगह, 10 30 अंश बराबर क्यू टी लंब, और आधार आपका क्या है, टीबी, टीबी आपका आधार है। तो ये हो जाएगा 10 30 अंश का वैल्यू 1 बटे करोड़ी में 3 बराबर क्यू टी, ठीक है। क्यू टी का वैल्यू निकालना है हमें, क्यू टी, और टीबी का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 60 करोड़ी में 3। तो अगर मैं यहां से सिर्फ क्यूटी का निकालूं, क्यूटी बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यूटी बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 60 करोड़ी में 3, और गुणे में 1 बटे 1 करोड़ी में 3, ठीक है, क्यूटी का वैल्यू। तो क्यूटी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे प्यार बच्चों, तो क्यूटी बराबर क्या आ जाएगा, 60 गुणा 1 करो तो 60 करोड़ी में 3 को गुणा करोड़ी में 3 करोगे तो 3 कटा दो, क्यूटी बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूनी के 6, 20 सेंटीमीटर क्यूटी का वैल्यू आ गया, ठीक है। क्यूटी का वैल्यू देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्यूटी बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आप देखिए चित्र में क्यूटी बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया, और चित्र आपका ये है। तो क्यूटी बराबर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आ गया, और 20 सेंटीमीटर का 20 मीटर आ गया। हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए ए बी, ठीक है। ए बी जो है देखो ध्यान से, यहाँ पे ए बी जो है वो बराबर है किसके, टीपी के, इसके बराबर है। हमें निकालना है यहाँ पे टीपी, अगर निकल जाता है तो टीपी बराबर है ए बी के, तो आराम से निकल जाएगा। तो टीपी कैसे निकलेगा, तो टीपी निकलेगा यहाँ पे पी क्यू, क्यूपी जो लंबाई है क्यूपी, उसमें से आप टी क्यू घटा दो या क्यूटी घटा दो, ठीक है, तभी तो निकलेगा। तो यहाँ पे मैं घटा देता हूँ, ध्यान से समझो।
तो यहाँ हो जाएगा टीपी बराबर क्यूपी, जो कि लंबाई 60 दिया है और क्यूटी का लंबाई 20। तो टीपी बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 40। तो 40 मीटर। ठीक है, तो 40 मीटर यहाँ पे आपके आ गया टीपी। और वही टीपी जो है वो बराबर है ए बी के। ठीक है, ए वाला ए बी मीनार की ऊंचाई। तो ए बी बराबर भी कितना आ जाएगा? सेम उतना आ जाएगा, 40 मीटर। बात खत्म। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया? 40 मीटर। ये रहा रियल आंसर आप लोगों का, बिल्कुल। अब मैं साइड करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप उसको उतार लीजिएगा दोबारा देखकर। इसके बाद आगे आइए, च वाला है, निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न में क्या दिया था कि बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 दिया था और पूछ रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए। इस पी का मान ज्ञात करना है, कैसे लगाएंगे इसको देखो। सबसे पहले इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉलम बनाएंगे हम लोग। बनाए एक कॉलम तो वर्ग अंतराल का बनेगा, एक कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल का। बन गया। वर्ग अंतराल में लिखेंगे हम लोग 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, फिर 30 से लेकर 40, फिर 40 से लेकर 50। ठीक है, ये वर्ग अंतराल का है। इसके बाद कॉलम बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला कॉलम बनेगा मध्यमान का। अगला कॉलम बनेगा मध्यमान का। ठीक है, मध्यमान को हम लोग बोलते हैं एक्स आई। क्या बोलते हैं? एक्स आई, मध्यमान का। फिर अगला कॉलम बनेगा बारंबारता का। बारंबारता का, अब बारंबारता तो दिया है जिसे हम लोग एफ आई बोलते हैं, आप लोग भी जानते हो एफ आई। तो एफ आई क्या दिया है? 5, 18, 25। यहाँ हो जाएगा 5, इसके सोजाई में हो जाएगा 18, इसके सामने हो जाएगा आपका 15, इसके सामने हो जाएगा पी, इसके सामने हो जाएगा 6। ठीक है, और अगला कॉलम बनेगा मेरे प्यारे बच्चों एफ आई इंटू एक्स आई। तो पहले हम लोग एक्स आई निकाल देते हैं। एक्स आई क्या होता है? मध्यमान। तो 10, 10 में 2 को भाग दोगे तो आ जाएगा 5। 20 और 10 30, 30 में अगर मैं भाग दे देता हूँ 2 का, कितना आ जाएगा? 15। अब 10 10 जोड़ते जाइए, 5 में 10 जोड़ोगे तो 15, 15 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 25, 25 में 10 जोड़ोगे तो 35, 35 में 10 जोड़ोगे तो 45। ठीक है, तो यहाँ से एफ आई एक्स आई 5 में 5 गुणा करोगे तो 25। 18 में जब आप 15 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 270। 15 गुणा जब 25 में करोगे तो आ जाएगा आपका 375। और 35 को गुणा पी में करोगे तो आ जाएगा 35 पी। और 45 गुणा जब 6 में करोगे तो 270 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो जाना चाहिए क्लियर। इसके बाद यहाँ पे योगफल निकालेंगे हम लोग, टोटल योगफल। तो योगफल इसका कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको निकालूं सिग्मा एफ आई का, सिग्मा मतलब योग होता है। अगर मैं टोटल पूरा जोड़ूं तो टोटल जोड़ूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे 44 प्लस पी। जोड़ूंगा इसको 15 18 15 20 6 को, तो 44 प्लस पी आएगा। अगर मैं इधर इसको निकाल दूं सिग्मा एफ आई एक्स आई, अगर मैं इसका टोटल निकालूं तो इसका टोटल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 940 प्लस 35 पी आएगा। ठीक है, चलिए अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य मेरे प्यारे बच्चों। तो समांतर माध्य हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ज्ञात करना है क्या हम लोगों को? समांतर माध्य। तो फार्मूला आपको मालूम है, समांतर माध्य निकलेगा कैसे? सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इसका दिया है कितना? 940 प्लस 35 पी और बटे में सिग्मा एफ आई का वैल्यू दिया है 44 प्लस पी। और समांतर माध्य तो हमको क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि समांतर माध्य दिया था कितना? 25। तो समांतर माध्य की जगह लिख देंगे 25। अब गुणा करो तो 44 प्लस पी का गुणा जब किस में करोगे आप? 25 में करोगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करो 25 का गुणा 44 में करोगे कितना आ जाएगा? पूरा 1100 आ जाएगा। अब प्लस 25 गुणा पी में करोगे तो आ जाएगा 25 पी। ठीक है, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो नीचे एक एक का गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, 944 प्लस 35 पी आएगा। तो अब घटा लो तो इधर तो 1100 घट के आ जाएगा 940 इधर, इधर बच गया 35 पी, उधर जाएगा तो माइनस 25 पी। तो 1100 में से 940 घटाओगे कितना बचेगा? 160। अगर आप 35 पी में से 25 पी घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 10 पी। तो 10 से घटा दो तो 10 एकम 10, 10 छके 60, पी बराबर कितना आ गया? 16। यही हो गया पी का मान 16, यही हो गया आंसर। बात खत्म मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न हो गया। चलो अब प्रश्न स्टार्ट। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 23वां। प्रश्न नंबर 23वां जो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होगा 6 6 नंबर का। बोला है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है
जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6 नंबर का है, बहुत प्यारा प्रश्न है। अब मेरे प्यारे बच्चों, बोला है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये जो आपका शंकु है, मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा समझने के लिए। शंकु जो है वो किस पे अड़ा हुआ है? एक अर्धगोले, एक समान अर्धगोले त्रिज्या वाला। मतलब शंकु की जितना त्रिज्या है उतना ही अर्धगोले की भी त्रिज्या है टोटल देखा जाए तो, और ये उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो चित्र यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला, चित्र आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात होगा। अब मेरे प्यार बच्चों देखो, इसको कैसे एग्जाम में कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कॉपी में आपको लिखना है। कैसे शुरुआत करोगे? सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों लिखोगे कि माना, सबसे पहले क्या लिखोगे? माना शंकु, माना शंकु तथा अर्धगोले, माना शंकु तथा अर्धगोले के आधार की त्रिज्या, अर्धगोले के आधार की त्रिज्या, अर्धगोले के आधार की त्रिज्या आर है। क्या मानोगे? आर है। ठीक है, कुछ ना कुछ त्रिज्या मानना पड़ेगा। आर से डिनोट करते हैं, आर हमने मान लिया। तथा शंकु, तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h है। ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में इस तरह, h है। यहां तक हो गया। फिर लिखोगे प्रश्नानुसार, हमको एक चीज बोला उसमें, उसी से हम लोग हल करेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु के वक्र पृष्ठ समान हो, ये चीज बोला है, इसी से हल कर देंगे। लेकिन अगर प्रश्नानुसार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है शंकु के वक्र पृष्ठ के, शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है। प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में बोला हुआ ये चीज है। ठीक है, इतना नोट कर लिए। तो अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr² बराबर शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? πr कोष्टक में h² प्लस r², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आगे देखो कैसे हल करोगे। यहां से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इस r से ये वाला r कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल, तो यहाँ पे 2r बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2r बराबर इधर आपका क्या बच जाएगा? सिर्फ करड़ी में बच जाएगा h² प्लस r² बच जाएगा। अब करना क्या है कि ये जो आप अंडर रूट है, वर्गमूल इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r का वर्ग, और इधर सिर्फ बच जाएगा आपका h² प्लस r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4r² बराबर h² प्लस r²। यहां तक चीजें क्लियर है? अब आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे कि 4r², ये प्लस r² इधर आएगा तो माइनस r² बराबर इधर बच जाएगा h²। अब यहाँ हल कर लो, तो 4r² में से r² घट जाएगा तो 3r² बचेगा, इधर बच गया आपका सिर्फ h²। अगर मैं यहाँ पे r² और बटे इसे h² को नीचे ला दूं तो इधर तो सिर्फ आपका एक बचेगा, और ये गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। तो हमें r बटे h का वैल्यू निकालना है, तो ये जो वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा। ठीक है, तो एक का वर्गमूल निकालोगे तो एक आएगा, और 3 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो करड़ी में ही 3 रहेगा आपका। तो हमें यही तो पूछा था, r और h का अनुपात पूछा था। तो r और h का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे r और h का अनुपात जो होगा हो जाएगा 1 संबंध करड़ी में 3। यही होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना है, तब जाके 6 नंबर मिलेगा। ये ने पूछा था शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1 संबंध है करड़ी में 3। बस इसी तरह हल करना है एग्जाम में।
चलो देखो, अथवा करके एक और प्रश्न दिया है कि अगर वो प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा में एक प्रश्न दिया है, ये प्रश्न कर लो। तो मैं सबका सलूशन आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का। देखो प्रश्न कहना क्या चाहता है एक्चुअल में, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड, जैसे एक अगर मैं वृत्त बना लेता हूँ और ये केंद्र है और ये 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का अगर मैं यहाँ पे त्रिज्या काटूं, त्रिज्यखंड बनाऊं, ये 4 4 सेंटीमीटर का है, तो यह आपका जो है लघु त्रिज्यखंड हो गया, ये छोटा वाला, और ये बाहर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है बाहर वाला का, ठीक है। तो इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। तो बाहर वाला का हमें पूछा है। तो एग्जाम में कैसे आपको लिखना है वो तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल में। देखो एग्जाम में कैसे कॉपी में लिखोगे उसका तरीका सीखो, क्योंकि कॉपी में लिख के दिखाना है। लिखोगे पहले बात की वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि हमको इसमें चीज दिया है वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले क्या लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या लिखोगे। और वृत्त की त्रिज्या जिसे हम लोग आर कहते हैं, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। आगे बोला हुआ है इसमें कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है। यहाँ तो हो गया। फिर बोला है कि 30 अंश का कोण बनाता है। लिखेंगे कि त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड द्वारा, त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर, केंद्र पर देखो कितना इसको कोण बना रहा है, 30 अंश का। तो त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर कितना अंश है, 30 अंश। 30 अंश लिख देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो ओ ए बी जो लघु त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो छोटा वाला आपको दिखा रहा है लघु त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड ओ ए बी का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो तो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों की थीटा बटे 360 और क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पे निकलेगा। तो जब हम लोग फार्मूला पे रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थीटा के बदले हम लोग क्या रखेंगे, 30 अंश, और बटे में हो गया आपका 360। इधर पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7। त्रिज्या 4 था तो 4 × 4 लिखा जाएगा, ठीक है। देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटाओगे तो 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 12 बार में कटेगा। इसको घटाओगे तो 4 3 12, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो 22 चौक 88 और नीचे 7 त्रिके 21, तो 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे एडिंग डालेंगे। हमें क्या चाहिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ये आपका टोटल वृत्त है। अगर पूरे के पूरे वृत्त में से अगर ये छोटा वाला लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बाहर वाला आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का यहाँ पे क्षेत्रफल दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को पूरा, हाँ अब दिख रहा होगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 88 बटे कितना था, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि यहाँ पे पाई को पाई रहने दो, पाई को हमने पाई रख दिया। त्रिज्या था 4 तो 4 का स्क्वायर कर दो, और माइनस 88/21 ऐसे छोड़ दो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको करोगे तो 4 चौको 16, ये हो जाएगा आपका 16 पाई, और माइनस के यहाँ पे 88 बटे कितना था, 88 बटे कितना था, 21, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अब सिंपल क्या लिखोगे, 16, अब पाई का मान 22/7 और -88/21। तो अब गुणा करना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो 16 दूनी के 32 को 2 हासिल लगा कितना 3, फिर 16 दूनी के 32 और 32 3 35, 352/7 और -88 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, ये होगा। जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारों से, एलसीएम कितना हो जाएगा 21, 7 3 के 21, 3 बार गया और 3 को गुणा करके होते 3 दूनी के 6 और 3 5 15, 3 3 9 1 10, 1056 माइनस इधर हो जाएगा 88। जब घटाओगे तो 8 में से 8 गया तो 16, यहाँ बच जाएगा 4, देगा 80 तो 14, 14 में से 8 गया तो 8 6 14, 6 बच जाएगा और इधर बच जाएगा 9, 968/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोगों को पूरा का पूरा। चलो इसको हटाता हूँ, साइड करता हूँ, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब आगे मेरे प्यारों से क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर जल में, फिर कह रहा है कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। और प्रश्न कितने नंबर का है, 6 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं क्या तरीका है एग्जाम में, कैसे इसको हल करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे हल सोल्यूशन इसका। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे, यहाँ पे आपको धारा की चाल मालूम नहीं है, ठीक है, कि धारा की चाल क्या है। तो जो नहीं मालूम होता उसको मानना पड़ता है। तो आप सबसे पहले हेडिंग यही डालोगे कि धारा की चाल। पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि जो चीज मालूम नहीं रहता उसको x ही मानना पड़ता है। x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ये आपने पहली पहली लाइन यही लिखोगे, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बोला है कि एक मोटर बोट स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। अब अगले हेडिंग क्या रहेगी आपकी, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल। क्या लगाएंगे हम लोग, धारा के प्रतिकूल। आपको ये लिखना पड़ेगा तभी 6 नंबर मिलेगा, ये नहीं कि सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने। धारा के प्रतिकूल मोटर बोट, ठीक है, मोटर बोट की चाल। तो मोटर बोट की चाल, देखो चाल जो होती है घट जाती है जब प्रतिकूल की बात आती है। तो 24 माइनस क्या हो जाएगा x, 24 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि धारा की चाल कम होती है, ठीक है। अगर धारा ही तेज रह जाएगा तो नाव को तो उड़ा के लेके चला जाएगा। नाव की चाल अधिक होती है इसलिए उसमें धारा की चाल घटती है। तो 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। फिर आप धारा के प्रतिकूल था ना, धारा के अनुकूल लगाएंगे। फिर लिखेंगे अगली हेडिंग कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, इस तरह लिख लीजिएगा बराबर। जब अनुकूल की बात आए तो जुट जाता है। तो 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों चालें आपस में क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाएंगी। यहां तक आपको समझ में आ गया, दोनों चालें आपस में जुड़ जाती हैं अनुकूल में। अब हम लिखेंगे अगली हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों कि 32 किलोमीटर दूरी तय करता है। 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल भी जाता है और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल भी जाता है, बस समय 1 घंटा कम उसको लगता है। तो पहले हम लिखेंगे कि 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 32 और चाल कितना है, तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना है 24 माइनस एक्स। तो 24 माइनस एक्स घंटा, क्योंकि समय निकल रहा है। इसके बाद हम लोग फिर अगली हेडिंग वही डालेंगे, 32 किलोमीटर धारा के अब अनुकूल, 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होगा, वही दूरी बटे चाल। तो दूरी तो सेम उतना है 32, लेकिन चाल क्या है अनुकूल। तो अनुकूल में चाल क्या है 24 प्लस एक्स। तो 24 प्लस एक्स मतलब इतना घंटा लग जाएगा समय उसको,
ठीक है। फिर एक चीज बोला था कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है भाई, कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, जाने में वही दूरी, वही दूरी धारा के अनुकूल, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, 1 घंटा अधिक लेती है, 1 घंटा अधिक लेती है, क्योंकि भैया उसमें बोला है हमको तो लिखना पड़ेगा, घंटा अधिक लेती है। तो इसलिए यहां तक हो गया ना, इसको मैं साइड करता हूं ऊपर। आगे आगे लिखोगे, इसलिए आप क्या करोगे कि 32/24 - x, मतलब कि धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय उसमें से हम घटा देंगे धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। 32/24 + x, घटाने में आपको मालूम चल जाएगा कि 1 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, तो उसको 1 के बराबर कर देंगे। अब मेरे प्यारों चीज इसको हल करना है। 32 इसमें भी है, 32 इसमें है, आप 32 कॉमन ले लो। जैसे ये 32 आप कॉमन लेते हो तो कोष्टक में क्या बच जाएगा, 32 चला गया तो 1 बच जाएगा, तो 1 बटे हो जाएगा आपका 24 - के x, अब बीच में आपका माइनस, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, नीचे 24 + x, फिर कोष्टक में। अब क्या करोगे कि अब होगा 32 तो बाहर ही रहेगा, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम मेरे प्यारों बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 24 - के x एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में हो जाएगा 24 + के x। तो देखो 24 - x से 24 - x कैंसिल, तो 24 + x बच जाएगा, और 24 + 1 का गुणा इसमें 1 में करोगे तो उतना ही आएगा 24 + x, फिर माइनस इधर दिया 24 + x से 24 + x कैंसिल, बच गया 24 - x, तो यहाँ माइनस है तो कोष्टक में लिख दो 24 - x बचेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस से प्लस कैंसिल, इसका गुणा 1 में करोगे तो इतना ही आएगा, फिर कोष्टक को आप क्या कर दो, बंद कर दो। अब आगे कैसे हल करोगे, इधर तो बच गया 32, और जब इसको हल करोगे तो हो जाएगा 24 + x माइनस, जब कोष्टक तोड़ोगे तो 24, और माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस x आ जाएगा। ठीक है, और बटे में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि देखो a - b और a + b क्या कहता है, a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 24, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576, और माइनस b स्क्वायर, b हमारे पास x है, और x स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे मेरे प्यारों से देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 32, कोष्टक में देखो -24 से ये 24 कैंसिल, x मिलकर हो जाएगा आपका 2x, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 576 - x स्क्वायर। ठीक है, कोष्टक बंद। एक चीज याद रखना है कि इधर आपका एक अभी बचता हुआ आ रहा है, इधर भी एक है, इधर एक बचता हुआ आ रहा है, एक इधर बच रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे आगे कि अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कैसे करेंगे, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 32 गुना के 64x, तो 32 गुना के 64x बराबर, इसका गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा सिंपल उतना 576 - के x स्क्वायर ही होगा। तो इस चीज को इधर लाओ तो हो जाएगा -x स्क्वायर, इधर आएगा तो +x स्क्वायर। ठीक है, और आपका बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस के 64x तो इधर ही है, तो आपका प्लस 64x इधर आएगा, प्लस 576 इधर आएगा तो -576, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 के बराबर कर दो। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करो कि गुणा करने पे कितना आ जाए 576, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 64 आ जाए। ठीक है, ऐसा आपको खंड करना है। तो चलो खंड करते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 72x माइनस के 8x, क्योंकि 72 में से 8 घटाओगे तो 64 आ जाएगा, 72 में 8 गुणा करोगे तो 576 भी आ जाएगा, और यहाँ -576 बराबर के क्या हो जाएगा 0। अब करना क्या है, जोड़ा बना लो, एक जोड़ा यहाँ से बन जाएगा, एक जोड़ा यहाँ से बन जाएगा, जोड़ा बन गया ना, तो अब इसमें से आपको x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 72 बचेगा, और माइनस यहाँ से 8 कॉमन लोगे तो 8 से 8 कैंसिल x, और माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस, 8 का भाग 576 में दोगे तो 72 बार में चला जाएगा, बराबर के 0। इसमें भी x + 72, इसमें भी x + 72, तो x + 72 एक कोष्टक में हो जाएगा,
और एक क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस के 8, तो x माइनस के 8 बराबर के 0। तो मैंने कहा था ना कि x प्लस 72 को एक बार 0 के बराबर कर दो, इधर आप x माइनस 8 बराबर 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर माइनस 72, इधर x बराबर प्लस के 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि चाल जो होता है ऋणात्मक कभी नहीं होता, चाल जब भी होगा तो आपका प्लस में होगा। तो धारा की चाल ही पूछा था ना, तो धारा की चाल को हमने x माना था, तो लास्ट में लिखेंगे कि धारा की चाल, तो धारा की चाल को हमने x माना था, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x की वैल्यू कितना 8 आ गया, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गया, और यही आंसर कहलाएगा। यह है 6 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे किया जाता है एग्जाम में। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? चलो चलिए देखिए, अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि ये वाला क्वेश्चन कर लेना। क्या है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। और ये भी प्रश्न कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा खास है। कैसे इसको लगाया जाएगा, तो हाल में देखो एग्जाम में कैसे अपनी कॉपी में इसको लिखोगे। देखो बोला है ना कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का 117 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उनके परिमाप का अंतर भी दिया है, उनके भुजा पूछा है, तो जो चीज भुजा पूछा जाता है उसको पहले मानो। तो हम लोग लिखेंगे कि माना, एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि माना दोनों वर्गों, क्या लिखेंगे, माना दोनों वर्गों की भुजाएं, माना दोनों वर्गों की भुजाएं हमें मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः क्रमशः x और y है, x और y है। हमने एक कोई x मान लिया, दूसरे को हमने y मान लिया। यहां तक चीजें क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद करोगे क्या, प्रश्नानुसार आप डालोगे, जो जो प्रश्न के अनुसार बोला उस तरह समीकरण बनाते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो हम क्या करेंगे, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हमने कर दिया। बराबर कितना दिया है? 117 दिया है, उसको 117 के बराबर कर देंगे और इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, पहला मान लेंगे। ठीक है, फिर परिमाप का अंतर भी बोला है, परिमाप का अंतर कितना हो, 12 हो। तो परिमाप कैसे निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो परिमापों का अंतर करेंगे, परिमाप एक का हो जाएगा 4x और एक का हो जाएगा 4y। परिमाप दोनों को घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा। अंतर आपको दिया मेरे प्यारे बच्चों 12। ठीक है, यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 12। तो यहां से 4 से अगर मैं इसको कटा दूं तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 तिहाई 12। ये हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा, मान लो इसको। यहां तक चीजें क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो ये आपको दूसरा दिया है इसका वर्ग कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 का वर्ग करने पे, समीकरण 2 का वर्ग करने पे जब वर्ग करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये तो हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। तो ये तो टूट जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। अब बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 117। तो इसके जगह आप 117 लिख दो, अब माइनस इधर हो गया आपका 2xy बराबर के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये हो जाएगा 117 और प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस के 9, और ये चीज उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2xy। तो इधर आपका क्या बच जाएगा, इधर आपका बच जाएगा 108 और बराबर इधर बच गया 2xy। ठीक है, जब कटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 2 5 10 और 2 चौको 8 बराबर xy। और इसे समीकरण नंबर तीसरा मान लो कि xy का वैल्यू कितना आ गया, 54 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि एक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जब करोगे तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2xy। ठीक है, यहाँ कोष्टक में लिख लेना सूत्र से, क्या लिख लेना है, सूत्र से लिख लेना है। तो सूत्र जब ये वाला लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि वैल्यू था 117 प्लस 2 गुणे एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना, 54। तो यहाँ पर रख दोगे 54। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो आगे कैसे हल करोगे। आगे हल हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 117 प्लस 54 दुना के कितना होता है, 108 होता है।
तो ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 117 और 108 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। हमें निकालना है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 225 का वर्गमूल निकालोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 15 आ गया। इसे आप समीकरण नंबर 4 मान लो। ठीक है, अब समीकरण एक, ठीक है, समीकरण एक, समीकरण एक को छोड़ो, समीकरण दो देखो, समीकरण दो है एक्स माइनस वाई बराबर 3 और एक एक्स प्लस वाई बराबर 15। तो लिखोगे समीकरण 2 व 4 को हल करने पर तो समीकरण दो क्या है हमारे पास एक्स माइनस वाई बराबर 3 और ये आपका एक्स प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, अब देखो आगे हल करोगे इसको, इस समीकरण दूसरा है और इस समीकरण चौथा है, जोड़ोगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो हो जाएगा 2x बराबर 15 3 18, तो कट जाएगा, तो x बराबर 2 9 18, x बराबर 9। अब इस y बराबर 9 आया है, इसका वैल्यू समीकरण चौथा में रख दो। समीकरण चौथा में लिखोगे कि x बराबर 9 का मान, x बराबर 9 का मान समीकरण 4 में रखने पे, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर, तो x बराबर 9 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो रखोगे 4 इसमें, तो ये तो हो जाएगा x प्लस वाई, वाई की जगह आप रखोगे 9 बराबर 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15 और प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस के 9, तो x बराबर आपका 6 आ जाएगा। बस ये हो गया हल, x बराबर 9 और x बराबर 6। इस तरह लगाओगे तब जाके मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे 6 नंबर। ये आपका 6 नंबर वाला प्रश्न है। चलिए देख लीजिए प्रश्न नंबर 25वां क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। 6 नंबर का यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा खास है, रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करने के लिए देगा ही देगा। और यह प्रश्न इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5 और 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। अब कैसे रैखिक समीकरण युग्म में बदल के हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखते हैं। इसका यहाँ पे सोल्यूशन लिखिए, किस प्रकार इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग कर दो। ये आपका 7x बटे माइनस 2y और बटे में एक्स वाई बराबर कितना है 5, और एक आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि 8x और प्लस के 7y और बटे में कितना दिया है एक्स वाई बराबर के 15। देखो कैसे हल करेंगे इसको, आप इसको अलग अलग डिवाइडेशन कर दो, 7x बटे में एक्स वाई कर दो और माइनस के 2y और बटे में क्या कर दो एक्स वाई, और बराबर इधर हो गया आपका 5। इसी तरह इसको भी अलग अलग कर दो, आप 8x बटे में एक्स वाई कर दो और बीच में आप प्लस लगा दो। इसी तरह ऊपर 7y बटे में क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर आप 15 कर दो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना क्लियर। अब आपको करना क्या पड़ेगा कि देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी आप x से x कैंसिल कर देना, y से y कैंसिल कर देना, तो ये बच जाएगा आपका 7 बटे y बच जाएगा और माइनस 2 बटे यहाँ पे x बच जाएगा बराबर के यहाँ बच गया 5, इधर क्या बच जाएगा आप लोगों का 8 बटे y बच जाएगा और प्लस 7 बटे x बच जाएगा और बराबर इधर बच गया आपका 15। ठीक है, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको आगे करोगे तो हो जाएगा आपका माइनस 2 बटे एक्स और प्लस के 7 बटे वाई बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर पहला मान लो, और इसको जब आगे कर दो तो 7 बटे एक्स और प्लस के 8 बटे वाई और बराबर ये उधर हो गया 15। इसे समीकरण नंबर क्या मान लो दूसरा मान लो। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा मिल गया। अब आगे बढ़ते चलो, अब क्या करना है आप लिखोगे, मैं ब्लैक में ले लेता हूँ ताकि आपको समझ क्लियर आ पाए। लिखोगे कि माना, क्या लिखोगे कि माना यहाँ पे 1 बटे एक्स, यहाँ ऊपर एक छिपा होता है ना, तो 1 बटे एक्स मान लो, माना 1 बटे एक्स बराबर ए मान लो। ये हो गया आपका समीकरण नंबर तीसरा। और फिर तथा, तथा 1 बटे वाई बराबर आप मान लो बी, ऐसे हो गया समीकरण 4। अब ए और बी का वैल्यू इसमें रख दो, तो इसमें रखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटे एक्स का वैल्यू ए रखोगे तो माइनस 2a और प्लस ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 1 बटे वाई है, 1 बटे वाई का वैल्यू बी रखोगे तो हो जाएगा 7b बराबर के 5। ये समीकरण नंबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 5वां। इसी तरह इसमें रख दोगे तो हो जाएगा आपका 7a, ठीक है, और प्लस के 8b बराबर के 15, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 6, समीकरण नंबर 6 हो गया। अब समीकरण नंबर 5 से यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 5 से, तो 5 से क्या आपको देखने को मिल रहा है कि आपको दिया है यहाँ पे कि -2a और प्लस 7b बराबर 5 आपको दिया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि -2a बराबर
5 प्लस 7 भी उधर जाएगा तो माइनस के 7 भी। तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू निकालूं तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 7 भी और बटे में माइनस के 2। ठीक है, इसे आप मान लो समीकरण नंबर 7वां, क्या मान लोगे, समीकरण नंबर 7वां मान लो। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बराबर हम लोग क्या करेंगे, 7 बी को आगे ला देंगे और -5 और बटे में क्या हो जाएगा 2। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ए का मान जो आया है, अब ए का मान हम लोग समीकरण इस 6 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे आगे हम लोग कि ए का मान क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 6 में रखने पर, ए का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 6 क्या मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 6 है कि 7a प्लस 8b बराबर के 15 है। उसी में ए का मान ये जो आया है हम लोग रख देंगे, तो हो जाएगा आपका 7 गुणे ए का मान रख देंगे 7b माइनस के 5 बटे में 2 प्लस 8b बराबर के 15। ठीक है, जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 7 7 49b और माइनस 7 5 35 और बटे में क्या बच जाएगा 2। इधर हो जाएगा आपका 8b, कुछ नहीं नीचे तो एक मान लो बराबर के 15। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, हल क्या करना, डायरेक्ट आप पहले एलसीएम ले लो पूरा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि उधर हो जाएगा 49b माइनस के 35 और प्लस इसमें हो जाएगा 2, 2 को गुणा करोगे तो 8 दूनी के 16b बराबर के 15। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 49b और 16b कितना मिलकर हो जाएगा 65b, तो 65b और माइनस के 35 बराबर, इसका गुणा इसमें होगा तो 15 दूनी के 30। तो हो जाएगा आपका 65b बराबर क्या हो जाएगा 30 और माइनस 35 हो जाएगा तो प्लस के 35। तो 65b बराबर ये भी जोड़ोगे तो 65 ही होगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा आपका 65/65। तो b बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1। अब b बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों कि b का मान समीकरण हम लोग क्या करेंगे 7 में रखने पे इस वाला में रख देंगे, यस वाला में। तो लिखेंगे यहाँ पे, एक मुझे फिर पेज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लिखेंगे b का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर। ठीक है, चलो 7 में रखेंगे तो 7वां समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7वां है a बराबर 7b और माइनस के 5 बटे के क्या है 2। ठीक है, जब इस पे रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 7 इंटू बी का वैल्यू 1 माइनस 5 बटे के 2। तो हो जाएगा a बराबर 7 कम 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 2 बटे 2, तो a बराबर 1। तो a बराबर इसमें भी 1 आ गया और b बराबर भी क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाओ यहां तक नोट कर लिया ना, यहाँ पे नोट कर लो a बराबर 1 और b बराबर भी 1 आया है। अब हम आगे का प्रोसेस बता रहे हैं, a और b का मान समीकरण 3 और समीकरण 4 में रखेंगे। तो मैं ब्लैक पेन लेता हूं, लिखेंगे कि a तथा b का मान, a तथा b का मान समीकरण 3 तथा 4 में रखने पर, 4 में रखने पर। ठीक है, तो चलो रखते हैं। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, 1 बटे के x बराबर के a, ये समीकरण 3 है। और समीकरण 4 क्या है, 1 बटे के y बराबर के b, ये समीकरण 4 है। तो इसमें हो जाएगा 1 बटे के x बराबर a का वैल्यू 1 आया है और इसमें हो जाएगा 1 बटे के y बराबर b का वैल्यू भी 1 आया है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे मेरे प्यारों तो x बराबर 1 आ जाएगा और इसको हल करेंगे तो y बराबर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 y बराबर 1, यह आपका हल हो गया और ये आपका लास्ट में आंसर है। समझ में आया आप लोगों को, कितना बड़ा प्रश्न है, एक भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं, सारा प्रश्न करवा दूंगा आपको क्योंकि 70 में 70 नंबर चाहिए हमको। देखो अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है 6 नंबर के लिए, दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं सोल्यूशन तो पूरा का बताऊंगा। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो इसको कैसे हम लोग लगाएंगे, इसके लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, तभी तो इसको हल किया जाएगा। चलो मैं नया पेज ले लिया। ठीक है, इसको कैसे हल करोगे देखो, वो भिन्न पूछा, भिन्न हमको मालूम नहीं तो भिन्न को मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना वह भिन्न,
माना वह भिन्न, तो माना वह भिन्न x बटे वाई है, माना वह भिन्न क्या है, x बटे वाई है। ठीक है, जो कि बोला है कि अगर भिन्न हमारे पास x बटे वाई है, और बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में चलो एक जोड़ दिया हमने, फिर बोला हर में एक घटा दें, हर में हमने एक घटा दिया, तो वह भिन्न जो है एक में बदल जाती है, एक में बदल गया। फिर वही भिन्न है, एक्स बटे वाई ही भिन्न है, लेकिन बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब सिर्फ हर में एक अगर हम जोड़ दें, तो वो भिन्न जो है एक बटे दो हो जाती है, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब अलग अलग दो समीकरण बन गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे एक मान लो, गुणा कर लो, एक्स प्लस एक को गुणा एक में करोगे तो एक्स प्लस एक ही आएगा, बराबर वाई माइनस एक को गुणा एक में करोगे तो वाई माइनस एक ही आएगा। तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, बराबर माइनस एक प्लस एक उधर जाएगा तो माइनस एक। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया इधर, माइनस के दो, जिसे हम लोग समीकरण पहला मान लेंगे। इसका हल करेंगे तो यहाँ पे दो को गुणा x में करोगे तो दो एक्स, बराबर वाई प्लस एक को गुणा एक में करोगे तो वाई प्लस एक आएगा, तो ये हो जाएगा दो एक्स माइनस इधर वाई बराबर एक। ये समीकरण नंबर दूसरा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण दो में से समीकरण एक को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण दो माइनस समीकरण एक, इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण दो में से समीकरण एक हटा रहे हैं। समीकरण दो है हमारे पास दो एक्स माइनस वाई बराबर एक, समीकरण एक है कि x माइनस वाई बराबर माइनस के दो। जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होता है, ये प्लस है तो प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, और दो एक्स में से एक एक्स घटेगा तो सिर्फ बचेगा एक्स बराबर प्लस दो और प्लस एक मिलकर हो जाएगा प्लस तीन, तो एक्स बराबर तीन आ गया। अब एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, आप समीकरण दो में भी रख सकते हो, आंसर आ जाएगा। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या हमारे पास बच्चों, समीकरण एक हमारे पास है एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पे माइनस के दो, तो ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की जगह हम लिखेंगे तीन, माइनस वाई बराबर माइनस दो, तो ये हो जाएगा आपका तीन, और माइनस दो इधर आएगा तो प्लस के दो, और माइनस वाई उधर भी देंगे तो प्लस का वाई, तो तीन दो पांच बराबर वाई, तो वाई बराबर पांच आ गया और एक्स बराबर तीन। तो वह भिन्न हमको पूछा है, लास्ट में क्या पूछा कि भिन्न बताइए, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न को हमने क्या माना है, एक्स बटा वाई माना है, तो एक्स का वैल्यू तीन और वाई का वैल्यू पांच, अतः वह भिन्न क्या है, तीन बटे पांच है। यह होगा आपका आंसर लास्ट में। तो मेरे प्यारों बच्चों ये भी प्रश्न हो गया। अब पूरा का पूरा इस पेपर को हमने सॉल्व कर दिया, पूरा का पूरा पेपर हमने सॉल्व कर दिया, भले ही मुझे 2 घंटे 3 घंटे लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको 70 में 70 नंबर लाना है तो लाना है। तो मेरे प्यारों बच्चों वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि इतना मेहनत से मैंने इस पूरे पेपर को सॉल्व किया है, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।